नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर सुनील शर्मा प्रमुख विशेषज्ञ और मनोचिकित्सा विशेषज्ञ है। आप जयपुर में स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं स्पंद अस्पताल के मनोचिकित्सा केंद्र में कार्यरत है। वर्तमान में आप उप अधीक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको इस क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आपने मानसिक स्वास्थ्य पर कई महत्वपूर्ण शोध कार्य किए हैं और इस विषय पर उपयोगी पुस्तक में कई चैप्टर्स भी लिखे हैं, जो लोगों को मानसिक समस्याओं को समझने में और उनसे निपटने में मदद करती है। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है सर। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न है, मुझे नींद आने में कठिनाई होती है और इसकी वजह से दिन में काम में ध्यान लगाने में भी मुश्किल होता है। अंशुल शर्मा का ये सवाल आया है। नींद हमारी दिनचर्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो ये लाजमी है कि पूरा दिन जो है हमारा वो उस तरह से नहीं व्यतीत होता है जैसा कि हम चाहते हैं जी। तो नींद जब डिस्टर्ब होती है तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले हम नींद के लिए स्लीप हाइजीन का उपयोग करते हैं। स्लीप हाइजीन क्या है, मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि स्लीप हाइजीन का मतलब है कि जब हम हमारी जो नींद के सोने का समय है वो निर्धारित रखें और सुबह उठने का समय जो है वो भी निर्धारित हो। दूसरी बात, नींद लेने से पहले जो है वो सॉलिड फूड या बहुत वसा युक्त जो फूड है वो नहीं लेना चाहिए और सोने से पहले थोड़ा घूमना या टहलना चाहिए और खाना खाने के तुरंत बाद सोने नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात जो स्लीप हाइजीन के लिए वो है कि जिस बिस्तर पे हम सोते हैं वहाँ से दूसरे कार्य संपादित नहीं करने। जैसे कई बार देखते हैं कि बेडरूम में टीवी लगा के रखते हैं या बेड पे ही ऑफिस का काम करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं या मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो वो कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे माइंड को संकेत जाता है कि इस बेड पे हम आ गए हैं या इस रूम में आ गए हैं, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्लीप का है और वो एक्टिविटी स्टार्ट होती है। उसके अलावा जो वातावरण है उसको थोड़ा कंफर्टेबल रखना होता है, जिसमें टेम्परेचर और लाइट्स जहाँ तक संभव हो आप उसमें लाइट्स ना रखें और खुला वातावरण और थोड़ा हवादार वातावरण हो, जिससे कि हम आराम से सो सकें। दूसरी जो चीज़ है कि अगले दिन जो है वो आप बहुत दिन में ना सोएं। दिन में कई बार हम छोटा एक नैप ले सकते हैं या आराम कर सकते हैं, लेकिन लंबी नींद लेने की वजह से जो हमारा नींद का चक्र है वो गड़बड़ हो जाता है और रात को हम पुनः नहीं सो पाते हैं। तो ये एक हमें ध्यान रखना है कि दिन में हम लंबा नहीं सोएं। उसके अलावा हमें अगर ये सब करने के बाद में भी अगर नींद प्रॉपर नहीं आती है तो इसका विशेषज्ञ से देखना चाहिए कि कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारी मानसिक समस्याएं या रोग हैं जिनमें नींद डिस्टर्ब हो जाती है। उनका हमें जांच करवा के और उचित जो परामर्श वो लेना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल मोहित जैन ने पूछा है, जिनकी समस्या यह है कि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है और अकेले भी वे नहीं रह पाते हैं, वो अकेलेपन से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। देखिए, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि अकेले रहने में दिक्कत आती है और स्ट्रेस रहता है, तो हमें ये देखना होगा कि इसका क्या रीज़न है। जनरली इस तरह का जो है वो रीज़न एंजाइटी की वजह से होता है, जिसमें हम ये नहीं सोच पाते हैं कि आगे क्या हो सकता है, कोई अनहोनी तो नहीं हो जाएगी या डर लगने लगता है। तो एंजाइटी की वजह से ऐसा हो सकता है। कई बार पर्सनैलिटी जो इश्यूज होते हैं उसकी वजह से भी होता है कि हम डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे व्यक्ति पे, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो एक बार हमें इसकी जांच करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारा रीज़न क्या है ये जो हम इस तरह से डर रहे हैं या अकेले में अपना टाइम नहीं बिता पा रहे हैं। जी। अगला सवाल है, मुझे अक्सर बिना वजह चिंता रहती है और मैं बार बार भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ। इससे मेरी नींद और पढ़ाई दोनों प्रभावित होती है। करण सिंह का ये सवाल आया है। देखिए, जैसा हमने अभी बात की कि एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर, तो एंजाइटी एक नॉर्मल इमोशनल रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्थिति के लिए। फॉर एग्जांपल पढ़ाई के लिए या हम कोई नया काम करने जा रहे हैं, लेकिन डिसऑर्डर में तब तब्दील हो जाता है जब उसका एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन बढ़ जाता है या जो स्ट्रेसर है वो बहुत छोटा है।
तो कई बार ऐसा होता है कि बिना कारण ही हमारी धड़कन बढ़ने लग जाती है, पसीने आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, चिंता रहने लगती है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से ऐसा हो सकता है, तो उसके बारे में एक बार जांच करा लेनी चाहिए। ओवर थिंकिंग के कारण भी लोगों को ऐसी समस्याएं होती जी। है, ऐसा भी देखने में आता है। जो ओवर थिंकिंग है बेसिकली वो एक रीज़न हो सकता है। ओवर थिंकिंग में हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी आता है, एंजाइटी की वजह से भी होता है, और ये इसका जो स्पेक्ट्रम है ये एंजाइटी स्पेक्ट्रम का ही डिसऑर्डर है, चाहे वो ओसीडी हो, चाहे वो एंजाइटी जनरलाइज्ड एंजाइटी हो, इनका स्पेक्ट्रम एंजाइटी का है। बिल्कुल। अगला सवाल है, मुझे कई बार अचानक आवाज़ें सुनाई देती है और या ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जो वास्तव में मौजूद नहीं होती, इसका क्या कारण हो सकता है? मेघा का ये सवाल आया है। जैसा आपने बताया कि बिना स्टिमुलस के कोई चीज़ सुनाई दे रही है या आवाज़ें आ रही हैं, इनको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं, विजुअल या ऑडिटरी हेलुसिनेशन। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कारण नहीं है, ये आप जान रहे हैं, यानी आपको इंसाइट है। तो इंसाइट होने की वजह से अगर हेलुसिनेशंस हैं तो हो सकता है कि ये आपके कोई डिप्रेशन की वजह से या एंजाइटी की वजह से हो सकता है, या कोई फिजिकल इलनेस हो सकती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम डिप्रेशन के साथ में हो या दूसरे जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें सिजोफ्रेनिया वगैरह भी संभव हो सकते हैं। तो इसके बारे में एक विस्तृत आपको जांच करवानी चाहिए कि ये किस तरह की दिखाई देते हैं, कितनी देर दिखाई देते हैं, क्या पर्टिकुलर चीज़ दिखाई देता है, जिससे कि इनको क्लासीफाई किया जा सके और उसी हिसाब से आपको परामर्श उपलब्ध कराया जा सके। जी डॉक्टर, कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि लोगों को अंधेरे से बहुत डर लगता है, जैसे कोई भी एज ग्रुप के हो, बच्चा होना ज़रूरी नहीं, बड़े भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइट्स ऑन करके सोते हैं या फिर अंधेरे में वो बहुत इनसिक्योरिटी फील करते हैं, तो क्या वो भी किसी प्रकार के डर के कारण होता है? जी, जैसे आपने बताया कि कई बार स्पेसिफिक सिचुएशंस की वजह से जो डर लगता है उनको हम फोबियाज कहते हैं। पर्टिकुलर किसी भी चीज़ से जो डर लगता है उसको फोबिया में काउंट किया जाता है। तो उनके जिस तरह का वो फोबिया है उससे रिलेटेड उनकी काउंसलिंग और थेरेपी या मेडिसिन यूज़ की जाती है। बिल्कुल। अगला सवाल एक पाठक ने पूछा है, मुझे पिछले 4-5 सालों से डिप्रेशन है। यह डिप्रेशन लॉकडाउन के दौरान घर पर लंबे समय तक रहने के कारण शुरू हुआ था, इसका कोई उपाय बताएं। देखिए, डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल रीज़न है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंसेस होते हैं। जो लोग वल्नरेबल होते हैं उनके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के नाम से हम कह सकते हैं। तो जैसे इस केस में इनको कोविड के बाद में या कोरोना काल के बाद में महसूस हुआ जब वो अकेले रहे, जो हेल्पलेस या अब दूसरी हेल्प नहीं मिल पाई या लोगों के कांटेक्ट में नहीं हुए, तो वो एक स्ट्रेसर की तरह काम किया और जिसकी वजह से डिप्रेशन जैसा ये बता रहे हैं प्रेसिपिटेट हुआ। तो डिप्रेशन को ठीक करने के 2 तरीके हैं, एक तो हम साइकोथेरेपी यूज़ करते हैं और दूसरा हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। दोनों कई बार कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं या अलग अलग भी यूज़ हो सकते हैं। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को या आपका जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनके ऊपर अगर हम इंटरवेंशन करें तो इनको जल्दी फ़ायदा होगा। बिल्कुल। अगला सवाल जानकी गुप्ता ने पूछा है, कभी कभी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है और दिमाग में बार बार ख्याल आता है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, जैसा अभी हमने पहले भी 2 प्रश्नों में बात की कि एंजाइटी या ओवर थिंकिंग या कोई स्ट्रेस, लंबा स्ट्रेस, कई बार ऐसा भी होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें हमारी चलती रहती हैं, कुछ सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं या क्रॉनिक कोई चिंता का कारण हो सकता है, स्ट्रेसेस हो सकता है जिसका हम उचित समाधान नहीं खोज पाए हैं। वो एक रीज़न बन सकता है कि बार बार आपकी नींद डिस्टर्ब होती है या अजीब अजीब से ख्याल आते हैं या आपको एंजाइटी के सिम्टम्स प्रेसिपिटेट होते हैं। बिल्कुल, यानी जो व्यक्ति की ओवर थिंकिंग होती है वो एक मुख्य कारण होता है एंजाइटी का, और उसी कारण उसको नींद नहीं आती है और उस समय अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं। और नींद पूरी होना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका पूरा दिन प्रभावित होता है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो 6 घंटे की भी नींद पूरी नहीं ले पाते हैं। अगला सवाल अनिल खन्ना की तरफ से आ रहा है, क्या मानसिक बीमारी एक बार ठीक होने के बाद फिर से लौट सकती है? देखिए, मैं ऐसा कहूँगा कि अगर उचित इलाज और उचित समय तक के लिए इलाज लिया जाए तो संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन
बहुत सारी मानसिक समस्याएं हैं जो एपिसोडिक होती हैं, जिनके एपिसोड्स आ सकते हैं दोबारा भी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी है, उसकी आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसकी सिवियरिटी क्या है, और आपने उसका ट्रीटमेंट कब तक लिया है, कितना लिया है। बहुत सारे कारकों पे, फैक्टर्स पे निर्भर करता है कि वो पर्टिकुलर बीमारी होगी या नहीं होगी। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या हो सकती है, तो उसका जवाब हाँ है कि हाँ, ये कभी हो सकती हैं। अगर आप ट्रीटमेंट प्रॉपर ले तो भी ऐसी आशंका होती है कि ये बीमारी आपको लौट के आएगी। अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर लेते हैं तो जो एपिसोड आने की पहली बात संभावना कम होती है। दूसरी बात, अगर वो एपिसोड आता भी है तो उसकी सिवियरिटी उतनी नहीं होती है। और तीसरा, जो उसका जो सिम्टम्स हैं उनकी ड्यूरेशन भी थोड़ी कम रहती है, या उतना सीवियर एपिसोड वो नहीं होता है, और दवाइयों को उनकी मात्रा या प्रकार को घटा बढ़ाने से उसको जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एक फ़ायदा है कि आप लंबे समय तक आपके चिकित्सक की सलाह से दवा लेते हैं, जो एक्चुअल में बताई गई है या जो जिसकी आवश्यकता है, वही दवाई लेने पे आप निर्धारित समय तक जो आपके चिकित्सक तय करते हैं वहाँ तक दवा लेने पर सिवियरिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी के चांसेस कम होते हैं। जी, अगला प्रश्न विजय सैनी ने पूछा है, दिमाग को थकान से बचाने के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल इस्तेमाल की क्या सीमा रखनी चाहिए? देखिए, ये निर्भर करता है कि हम क्या कंटेंट यूज़ करते हैं या किस पर्पस के लिए सोशल मीडिया या स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के युग में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी स्क्रीन डिपेंडेंट हैं। तो वर्क के लिए भी हमारा स्क्रीन है, एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी हम स्क्रीन पे निर्भर हैं। तो ये हमें डिवाइड करना होता है। काम के लिए अमूमन 8 घंटे तक हम स्क्रीन को यूज़ करते हैं, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की 2 घंटे से कम की लिमिट है। लेकिन इसमें ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि आप समय समय पर आपको उस स्क्रीन से अपना ध्यान हटाना है, और हटाने के बाद में यानी रिलैक्स और आपको रेस्ट करना आपकी आईज़ और आपके दिमाग को, ताकि आप उसका ठीक से इस्तेमाल करें। तो ऐसा कहा जाता है कि 15 से 20 मिनट के बाद में आप लगभग 20 से 30 सेकंड तक के लिए आप अपनी स्क्रीन से अपना ध्यान हटाएं और किसी और जगह पे उसको थोड़ी देर आप देखें, और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करें। बीच बीच में आप ब्रेक्स लें और स्ट्रेच एक्टिविटीज़ लें, और जो स्क्रीन और आपका सराउंडिंग है उसका इल्यूमिनेशन है वो प्रॉपर रखें, ना तो बहुत डार्क ना बहुत ब्राइट, ताकि आप अच्छे से उसको काम कर पाएँ। यानी छोटे छोटे जो माइक्रो ब्रेक्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, उससे आप फ्रेश भी फील करेंगे, काम भी ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, और आपकी आंखों के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी फ़ायदा देगा। अगला सवाल एक पाठक की तरफ से आ रहा है, क्या मानसिक बीमारी का इलाज केवल दवाइयों से होता है या थेरेपी और काउंसलिंग भी ज़रूरी है? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है मानसिक बीमारियों की के बारे में, वो ये कि सबसे पहले हमें बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा जो अहम रोल है वो हमारे परिवार और परिजन और मित्रगण, उनका भी इस के इलाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो उनको भी इस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। बीमारी के बारे में पता होने का मतलब ये है कि उनको ये बीमारी है, ये सिम्टम्स हैं, इस तरह से ये सिम्टम्स बढ़ते हैं, इनके ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये मेडिसिन्स हैं, ये मेडिसिन्स के टाइमिंग्स हैं। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये सब पता करने के लिए काउंसलर्स इसमें बहुत अहम योगदान देते हैं। उसके बाद आता है थेरेपी। तो विभिन्न प्रकार की थेरेपीज़ डिज़ाइन हुई हैं जो हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए यूज़ करते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए, जैसे CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी। सो बहुत सारी थेरेपी हैं, उनको जो ट्रेंड लोग हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, वो यूज़ करते हैं। और उसके बाद में है हमारा मेडिसिन्स। तो मैंने अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन सी थेरेपी या मेडिसिन्स, तो ये डिपेंड करता है कि बीमारी का हद और स्तर क्या है। केवल स्ट्रेस है, हल्का स्ट्रेस है, तो काउंसलिंग और थेरेपी से भी काम चलता है। लेकिन अगर वो मॉडरेट टू सीवियर में आता है तो मेडिसिन्स की आवश्यकता होती है, और साथ में अगर हम थेरेपी यूज़ करते हैं तो दोनों का जो साथ में जो प्रभाव आता है वो देखने में आया है कि ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल
हम थेरेपी से सीवियर बीमारी को ठीक कर लें। बहुत बार हमें मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। ये ज़रूर हो सकता है कि मेडिसिन की मात्रा और उसकी ड्यूरेशन हम डिपेंडिंग अपॉन जो बीमारी है वो और थेरेपी को कंसिडर करते हुए उसकी डोजेस को एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल कामिनी वर्मा ने पूछा है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कौन कौन से व्यायाम सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और मैं इस चीज़ में ये कहना चाहता हूँ कि हम फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिज़िकल इलनेस भी एक रीज़न होता है मेंटल इलनेस का, और मेंटल इलनेस एक रीज़न होता है फिज़िकल इलनेस का। तो जैसे हम दिनचर्या और अपना जो जीवन शैली है उसको अगर ठीक रखते हैं तो वो मानसिक स्वास्थ्य में भी काम आती हैं। जैसे खान पान में हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, है ना, जो दोनों ही उसमें काम आती हैं। नींद पर्याप्त 6 से 8 घंटे की हमें नींद लेनी चाहिए, और एक्सरसाइजेज में लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एकदम से हमें हैवी एक्सरसाइजेज अवॉइड करनी चाहिए। लाइट एक्सरसाइजेज के अंदर आपका स्ट्रेच होता है, वॉक कर सकते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो विशेष इन्होंने जानना चाहा है उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ हैं या माइंडफुलनेस है, और उसके अलावा जो है प्रॉक्सिमल मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं। तो ये सारी जो मानसिक एक्टिविटीज़ हैं या जो एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकते हैं। साथ में हम जो गेम्स हैं, जो माइंड से रिलेटेड गेम्स हैं, आपके जो आपका वर्ग पहेली है या सोडुकू है, इस तरह के गेम्स भी खेल के हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को और हमारे दिमाग को थोड़ा तरोताज़ा रख सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसा हम देखते हैं आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो यूथ है वो वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से परेशान होते हैं, और काफ़ी सारे यूथ को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी होती है। तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को कि कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर रखना है काम के साथ संतुलित करते हुए? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम हमारे मानसिक स्वास्थ्य को या फिज़िकल हेल्थ को मेंटेन करें, और जो स्ट्रेसफुल लाइफ हम जी रहे हैं उस स्ट्रेसफुल लाइफ में स्ट्रेसेस के साथ कोप अप कैसे करें और उसका मैनेजमेंट कैसे करें। साथ में हमें ये भी सीखना होगा कि हम इसका टाइम मैनेजमेंट बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, और बहुत बार हमें प्रायोरिटाइजेशन भी सीखना चाहिए कि हमें कौन सी एक्टिविटी किस दिन में कितनी प्रायोरिटी पे करनी है, जिससे कि हम स्ट्रेसफुल नहीं रहें। इस अवेयरनेस के लिए हम बहुत सारे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड डेज को सेलिब्रेट या ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें हम 10 सितंबर अभी जो पिछला गया है उसमें सुसाइड प्रिवेंशन डे एक देखा गया था, उसमें काफ़ी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हुई हैं। और अभी 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जो है वो मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन चल रहा है, जिसमें सारे संस्थान और सरकारें और एनजीओ सब मिलके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करती हैं, प्लान करती हैं। और हम आपके चैनल और अपने कार्यक्रम के माध्यम से सभी श्रोताओं से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों से उनमें जुड़ें और लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंचाएं। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए बहुत कारगर साबित होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड पर। थैंक यू। धन्यवाद। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।